ये लुसेंट और स्पीडी का 14वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंद और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेस आयड, निग्रोइड और मंगलोइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद व शुद्ध कौटुंबिकम को उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त व लिखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें नदीय स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघा से तथा शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध न किया जाए संबंध गाय से है।
ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसी व इस पूर्व वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववेयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद में है। यजुर्वेद गद और पद में है। सामवेद, शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परिरक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्राणी और तैतरीय हैं। कैथुम
रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपल्लाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिरक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, सल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्तुस बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मन ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भाली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांड विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सौत्र, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांड तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रों में गौतम, वाध्यायन, आपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों का साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है।
इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय की वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 में आरंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ की गई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई। स्पीड पोस्ट की से शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.S. हिकी थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उतंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डायरेक्ट टू होम सेवा DTH सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुआ। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ। MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई। इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई। सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा का आरंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के घाटी पर किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956-61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत का पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल सोदा कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का ढाका में मुख्यालय है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन,
कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है। प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य फिल्म 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुवेदा बेगम तथा निर्माता आदर्श ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुल-ए-पाकिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी थी। गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी पहली फिल्म शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो 12.5% था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1992 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, वास्तविक नाम फतिमा-ए-रशीदा थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरी 1969 तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म गांधी के थी। फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। चंद्रमा से किसी यदि पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। शब्द रेडियो एक्टिव में होता है। एक बार केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की क्षमता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर CB रमन। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रूप में देखता है? तो काला रंग। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? बीन्स। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पीसी कल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टीजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन 78% है। पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है?
6 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सबसे अम्ल में ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। संघनन वाष्प का दाब में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्तावस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मक विद्यमान अधिक स्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में किसके अंतर का परिणाम है? तापमान। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। कैलोरीमीटर समानता बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? अस्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। रक्त का pH मान 7.4 होता है। अम्ल राज्य में HNO3 प्लस HCl होता है। मानव शरीर के किस अंग को हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु, जांघ की। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव की उबाल में वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। चलिए, इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।